नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। ये हिंदी क्लास का हमारा पार्ट 3 है। आज भी हम 40 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्वयं उच्चारित होने वाले ध्वनियों को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं क्या? स्वर। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा आंसर। अर्थात जो स्वर होते हैं, स्वर क्या होते हैं? ए आ ई ये। तो इनको स्वतंत्र रूप से हम बोलते हैं, इसलिए क्या होती हैं? ये स्वयं उच्चारित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। घन जैसा श्याम अर्थात घनश्याम, यह कौन सा समास है? देखिए, समास जो होगा ये बहुब्रीहि समास होगा वैसे, क्योंकि जिस पद में कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता और अलग ही अर्थ निकलता है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। तो ये कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। ठीक है, ध्यान में रखना है। लेकिन दे नहीं रखा है ऑप्शन में। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये सब आए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी लिपि को भारत की अत्यंत प्राचीन लिपि माना जाता है? तो वो माना जाता है आपका कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, गाय नहीं चलती, यह वाक्य भाववाच्य में होता है। तो ये वाक्य जो भाववाच्य में है ये किस प्रकार होगा? तो ये होगा, गाय से चला नहीं जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अब जो भाववाच्य जो आपका होता है क्या वाक्य, उसमें क्या होता है? क्रिया का भाव प्रधान होता है। इसमें क्रिया का भाव प्रधान होता है। क्रिया का भाव प्रधान होता है, ये बात इसमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इसमें भाववाच्य में क्रिया क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। क्रिया क्या होगी? अकर्मक, अकर्मक होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जहां पर कर्म नहीं होता है उसको बोलते हैं अकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जिन संज्ञा शब्दों से उन गुणों का बोध होता है जिनका अनुभव हमारा हृदय कर सकता है, उसे खालिस्तान संज्ञा कहते हैं। तो उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। जैसे आपका जो होता है ममता, ममता का क्या होता है? भाव होता है। ममता के भाव को हमारा हृदय अनुभव कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी जो संज्ञा होंगी उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रति प्लस उपकार बराबर प्रति उपकार कौन सी संधि है? तो इसमें जो संधि आएगी ये संधि आएगी यण संधि। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। कैसे? देखिए, प्रति प्लस उपकार, तो देखिए इस ती में से ई निकाल लीजिए, तो छोटी ई है प्लस उ। और देखिए जब ई या बड़ी ई के बाद में असमान स्वर आता है, तो इस ई या ई का छोटी ई वो बड़ी ई का क्या बन जाता है? ये बन जाता है। तो ये बन गया है। ठीक है, अब इस तरफ क्या बचा? प्रय और तय आधा बचा है, और ये उ है, इस ये में जुड़ जाएगा तो क्या बन गया है? प्रत्यु। कौन सा है? छोटा उ है, तो प्रत्युपकार बन गया है। ठीक है, तो इस प्रकार की संधि कौन सी होती है? यण संधि होती है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष किस सर्वनाम के प्रकार हैं? तो वो प्रकार हैं किसके? पुरुषवाचक सर्वनाम के। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? तो ये होता कौन सा भाव? रति भाव। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। इस रति भाव में क्या होता है? प्रेम व आकर्षण के भाव को दर्शाता है। प्रेम व आकर्षण को दर्शाता है ये रति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, तू, तुम और आप पुरुषवाचक सर्वनाम के
किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते आपके मध्यम पुरुषवाचक के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा आंसर। तो मध्यम पुरुष के लिए आते हैं तू, तुम और आप शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जहां एक से अधिक वर्णों की दो बार आवृत्ति होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर अलंकार होता है छेकानोप्रास। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो ये होते कितने प्रकार? दो प्रकार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। कौन सा होता है? एक तो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। एक होता है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो ये दो सर्वनाम होते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से गाय का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? देखिए, पहला है अंबु। अंबु का मतलब होता है जल या पानी, जल या फिर क्या होता है पानी। तो ये अंबु ही क्या नहीं है? गाय का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो गया है आंसर। कपिला है, कपिला का अर्थ होता है गाय, गो का भी अर्थ होता है गाय और धेनु का अर्थ भी क्या होता है गाय। तो ये तीनों क्या हैं? गाय के पर्यायवाची हैं, समानार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सभी खालिस्तान अवयव के अंतर्गत आते हैं क्योंकि उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो कौन कौन आते हैं? तो आपका जो क्रिया विशेषण है, देखिए क्रिया विशेषण है, ये क्या होता है? आपका अवयव के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि इसमें विकार नहीं होता है। क्या नहीं होता है? विकार नहीं होता है। ठीक, इसमें विकार नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो गया है आंसर हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं, एक तो आता है आपका विकारी शब्द विकारी। तो विकारी शब्द क्या क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं जिनमें क्या होता है बदलाव होता है लिंग वचन के अकॉर्डिंग। तो विकारी होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये क्या होते हैं? विकारी होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा आता है अविकारी, जिनमें विकार नहीं होता है कोई भी प्रकार का। तो अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? पहला तो आ जाएगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आ गया है। दूसरा आ जाएगा संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक आ गया है। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। और अगला है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। ये क्या होते हैं आपके? ये होते हैं अविकारी, जिसमें विकार नहीं होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जहां उपमेय पर उपमान का आरोपण हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां अलंकार होता है आपका रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो गया है आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है संबंध और अनुबंध किस अवयव के दो भेद हैं? तो ये भेद है आपके किसके? संबंध सूचक अपव्यय के भेद हैं। ठीक है, अवयव के भेद हैं। तो ए ही हमारा क्या हो गया है ऑप्शन आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राक्षस का इनमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पहला है असुर, बिल्कुल ये राक्षस का पर्यायवाची, इसका अर्थ होता है राक्षस। रजनीचर का मतलब भी होता है राक्षस और धनुष का मतलब भी राक्षस होता है। लेकिन जो सुर है, सुर का अर्थ होता है क्या? देवता होता है। तो ये किसका है? देवता का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या हो गया है आंसर। अगर हमें पूछता राक्षस का विलोम शब्द क्या होगा तो सुर होता, सुर, और सुर का मतलब क्या होता है? देवता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है, किस अवयव से हर्ष, उल्लास, हर्ष, घृणा, शोक, भय, आश्चर्य आदि मनोभाव व्यक्त होते हैं? तो वो व्यक्त होते हैं विस्मयादि बोधक अवयव से। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, टस से मस न होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है जरा भी न हिलना। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। तो ये क्या है, विमला ने कपड़े धोए। ये वाक्य किस प्रकार का है, ये है कर्तृवाचक वाक्य, कर्तृवाच्य है ये। कर्तृवाच्य में क्या होता है, जो कर्ता होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। तो यहां पर विमला है, ये क्या करता है, तो ये प्रधान है। और अब कर्मवाच्य में इसको बदलते हैं तो जो आपका कर्म होता है वो क्या होता है, प्रधान हो जाता है। और जो कर्ता के साथ से या द्वारा का प्रयोग होता है, अब देखिए कर्ता यहां पर विमला है, तो विमला में विमला के साथ से या द्वारा कहां पर आ रहा है, देखिए विमला के यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है। देखिए यहां पर से का प्रयोग हो रहा है, यहां पर नहीं हो रहा, आगे यहां पर भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो विमला से कपड़े धोए गए, तो ए ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। तो आपको ध्यान में रखना होता है कि कर्तृवाच्य वाक्य में जो कर्ता होता है वो प्रधान होता है, और कर्मवाच्य में क्या होता है, आपका जो कर्म है वो क्या होता है, प्रधान होता है। जब कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं तो आपका कर्ता के साथ से या द्वारा का प्रयोग होता है। ठीक है, और यहां पर इसमें कर्म क्या है, तो कपड़े हैं कर्म। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सखी शब्द का बहुवचन रूप है। तो सखी शब्द का बहुवचन रूप है सखियां। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। आगे देखिए, इस वाक्य को संदिग्ध भूतकाल में बदलिए। संदिग्ध भूतकाल में हमें बदलना है। यह है, नरेश ने पत्र लिखा। तो इनमें से कौन सा होगा, तो इसका संदिग्ध भूतकाल होगा नरेश ने पत्र लिखा होगा। देखिए संदिग्धता का भाव हो रहा है यहां से। ठीक है, तो नरेश ने पत्र लिखा होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया है, राइट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास में क्या होता है? तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद या अंतिम खंड क्या होता है, प्रधान होता है। तो इसमें दूसरा अथवा अंतिम खंड क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे राजपुत्र, क्या हो गया है, राजपुत्र। तो इसमें जो पुत्र शब्द है क्या है, प्रधान है, क्या है, प्रधान है। ठीक है, और राज इसकी क्या दर्शा रहा है, विशेषता दर्शा रहा है। तो अंतिम पद या दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, दोनों खंड प्रधान किसमें होते हैं, तो आपका द्वंद्व जो समास होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और दोनों खंड प्रधान न होकर समस्त पद किसी संज्ञा का बोध कराते, मतलब अलग अर्थ निकलता है। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जहां पर वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। आगे देखिए, आगे हमारे पास है, इनमें से तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द है आपका 14 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा आंसर। तद्भव शब्द क्या होते हैं, जो आपका संस्कृत के शब्द होते हैं उनका हिंदी रूपांतरण क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। आपका मयूर है, ये तत्सम है, और मयूर का अर्थ क्या होता है, मोर। पुष्प है, ये भी तत्सम है, और पुष्प का अर्थ क्या होता है, फूल होता है। क्या होता है, फूल। और अग्नि भी क्या है, आपका तत्सम है, और अग्नि का अर्थ क्या होता है, आग होता है। क्या होता है, आग। ठीक है, तो ये हो गए इसके आंसर। तो मयूर, पुष्प और अग्नि ये आपके तत्सम है, और 14 आपका तद्भव है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, समझदार लड़के किसी से नहीं लड़ते, इस वाक्य में लड़के का पद परिचय दीजिए। तो लड़के का देना है, तो लड़का क्या है यहां पर, पहली बात एक जाति को दर्शाता है लड़का। अब देखिए जाति वाचक कहां पर है, देखिए यहां पर है जातिवाचक। जातिवाचक ये भाववाचक नहीं है बिल्कुल, ये व्यक्तिवाचक भी नहीं है। जब किसी लड़के का नाम आता, जैसे राम श्याम ऐसे आता, तब होता व्यक्तिवाचक। ये भी व्यक्तिवाचक है, तो ये भी नहीं हैगा। तो पहली बात ये लड़का है, और क्या है, ये पुल्लिंग है।
पुल्लिंग है ना। और लड़के हैं मतलब बहुवचन, अगर लड़का होता तो एक वचन होता, लड़के को दर्शाता बहुवचन है। और ये क्या है, कर्ता कारक है ना, कर्ता कारक है। और लड़ते यहां पर क्या है, क्रिया का कर्ता है ये। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा ये। तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है रेखांकित वाक्य भूतकाल के कौन से प्रकार से संबंधित है। पहला है आपका वाक्य है, यदि पेन में स्याही होती तो बालक लिखता। देखिए जब भी आपके सामने यदि और तो आ जाए, यदि और तो आ जाए मतलब शर्त आ जाए, ऐसे वाक्य हमेशा हेतु हेतु मद के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या हो गया है, आंसर। और एक क्रिया का भाव दूसरी क्रिया पर डिपेंड करता है, वो वाक्य क्या होंगे आपके हेतु हेतु मद के। तो पहली बात, जहां पर यदि और तो का प्रयोग हो, यदि और तो का प्रयोग हो और एक क्रिया का भाव दूसरी क्रिया पर डिपेंड करता हो, एक क्रिया का भाव दूसरी क्रिया पर डिपेंड करता हो, ठीक है, और शर्त को दर्शाता हूं, ऐसे वाक्य हमेशा हेतु हेतु मत के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहां कौन सा अलंकार हुआ है। तो यहां पर उपमा दी गई है मुख को चंद्रमा के समान, तो कौन सा हो जाएगा, उपमा ही हो जाएगा, उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान वे शब्दांश अर्थात अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसको विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। तो देखिए उपसर्ग है, ये जो शब्द है उसके शुरुआत में जुड़ता है, आगे जुड़ता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और उपसर्ग क्या होते हैं, अवयव होते हैं। तदिद प्रत्यय और प्रत्यय ये क्या होते हैं, शब्द के अंत में जोड़ते हैं। कहां पर जोड़ते हैं, अंत में जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे इक प्रत्यय है ना, आइन प्रत्यय, ऐसे जो होते हैं ये क्या होते हैं आपके तदित प्रत्यय या प्रत्यय होते हैं, ये लास्ट में जोड़ते हैं। और उपसर्ग क्या करते हैं, शुरुआत में जोड़ते हैं, आगे जोड़ते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो निर्धारित को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए हमारा ये शुरुआत ए वाला ही क्या है, इस प्रकार से निर्धारित को लिखा जाता है, तो ए ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है लिफाफा कौन सी भाषा का शब्द है। तो आपका लिफाफा है ये अरबी भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है, ठीक है। अगर यहां पर अरबी भाषा नहीं देता, विदेशी देता, तो विदेशी हमारा आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है आसमान से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आसमान से जो बात करता है मतलब क्या कर रहा है, वो असंभव कार्य करना है, तो असंभव कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने रूढ़ शब्द का उदाहरण है। तो रूढ़ शब्द का जो उदाहरण है इनमें से कौन सा है। तो रूढ़ शब्द का उदाहरण आपका है क्या, किताब है, क्या है, किताब है, किताब। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिनको तोड़ने पर वो अलग अलग अर्थ नहीं देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द। जैसे किताब को तोड़ेंगे इसका अर्थ नहीं निकलेगा। अब देखिए विनाश को करेंगे तो वी प्लस नाश, वी तो यहां पर क्या है, उपसर्ग है, और नाश क्या है, मूल शब्द है, तो इसका अर्थ निकल रहा है। जलद, तो इसका क्या होगा, जल प्लस द, जल यानी पानी, और द मतलब धारण करने वाला, और जल को धारण कौन करता है, बादल, तो इसका अर्थ निकल रहा है। उपकार का क्या करेंगे, तो उप प्लस कार, उप क्या है यहां पर, उपसर्ग है, और कार क्या है, मूल शब्द। तो आपका ये क्या हो गया, इन तीनों का अर्थ निकल रहा है। तो ऐसे शब्द जिनको ब्रेक डाउन करने पर, तोड़ने पर अलग अलग अर्थ दे देते हैं, अपना अर्थ देते हैं, है ना, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। देखिए किताब को तोड़ते हैं तो ये आपका अपना अर्थ नहीं देता है कोई भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जहां कविता में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है। तो वहां पर अलंकार होता है श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जो शब्द उपसर्ग
प्रत्यय या अन्य रूढ़ शब्द मिलाने से बनते हैं उसे खालिस्तान शब्द कहते हैं। तो उनको कहते हैं आपका यौगिक शब्द। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया आंसर। तो जिन शब्दों में उपसर्ग, प्रत्यय और या फिर अन्य रूढ़ शब्द हम मिलाते हैं तो जो शब्द बनते हैं उनको बोलते हैं यौगिक शब्द बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सु प्लस आगत बराबर स्वागत कौन सी संधि है? तो ये आपकी है यण संधि। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। कैसे? तो सु प्लस आगत। देखिए इस सु में से ऊ निकाल लीजिए तो से आधा हो जाएगा। लीजिए आधा कर दिया है तो क्या हो गया है, ऊ निकाला हमने और छोटा है, और प्लस इस तरफ आगत से आ ले लीजिए तो आ। तो जब ऊ और बड़ा ऊ के बाद में असमान स्वर आता है तो ऊ और ऊ का क्या हो जाता है, वह हो जाता है। तो ये लीजिए वह। ठीक है, अब इस तरफ आधा ये स है और आ जो है इस व में जुड़ जाएगा, ये व आधा है तो इसमें जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा वा, और इस तरफ ग और तय और आ जाएगा ग तय स्वागत। तो इस प्रकार से क्या होती है, ये यण संधि होती है। ये यण संधि का नियम है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इन चारों शब्दों में कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द का सही उदाहरण है? पहला है नाक, बिल्कुल ये नहीं है। दिन ये भी नहीं है। किताब ये भी नहीं है। पंकज ये आपका है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनको तोड़ने पर वो अपना अर्थ देते हैं, उनको बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। देखिए पंकज को तोड़िए तो पंक प्लस जय तो क्या हो जाएगा, पंक यानी होता है कीचड़ और जय यानी जन्म लेने वाला। जो कीचड़ में जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं, कमल बोलते हैं, है ना। अर्थ निकल रहा है तो इसका अर्थ निकाल रहा है, तो जो अर्थ देते हैं उनको बोलते हैं योग रूढ़। क्या किताब को तोड़ेंगे क्या देगा, क्या दिन को तोड़ेंगे देगा ये अपना अर्थ, क्या ना को तोड़ेंगे देगा। तो जो जिनको तोड़ने में वो अर्थ नहीं देते हैं उनको बोलते, वो योग रूढ़ शब्द नहीं होते, वो रूढ़ शब्द होते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या है, रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है आश्चर्य प्रकट करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग ए या अन का मतलब क्या होता है? तो ए या अन का मतलब होता है नहीं। क्या नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। जैसे आपका ए धर्म, तो ए आ रहा ना इसमें, तो इसका अर्थ क्या होता है, जो धर्म ना हो, धर्म नहीं हो या ना हो। तो देखिए नहीं आ गया है इसके लिए। जैसे अज्ञान, क्या हो गया है, अज्ञान। अज्ञान का मतलब क्या होता है, जिसके पास ज्ञान नहीं हो, जिसके पास ज्ञान नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, अज्ञान बोला जाता है। ठीक है, तो ए या अन का मतलब क्या होता आपका, नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हाथी शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो हाथी जो ये अपने आप में खुद बहुवचन है हमेशा। ठीक है, तो इसका हमेशा हाथी ही होगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो वो कहते हैं आपका क्या, वो कहते हैं संधि। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगर यहां पर आता है दो शब्दों के मेल से होने वाले, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से होने वाली विकार को क्या कहते हैं, है ना, तो वो आपको कहते हैं क्या, समास का हो जाता वो। ठीक है, लेकिन जब वर्ण का आता है तो क्या हो जाता है, संधि हो जाता है। अब आपका उपसर्ग है, ये क्या होता है, ये शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है, किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है या आगे जुड़ता है। प्रत्यय है, ये शब्द के अंत में जुड़ता है, शब्द के अंत में। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है रसोई का घर बराबर रसोई घर, यह कौन सा समास है? तो इसमें समास है आपका तत्पुरुष समास। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। देखिए अव्ययी भाव समास में तो क्या होगा, कोई भी शब्द होगा उसके प्रारंभ में क्या होगा, अव्यय होगा।
क्या रसोई घर में कोई अवयव है क्या? नहीं है। बहुब्री समास में क्या होगा? बहुब्री समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अलग ही अर्थ निकलता है, उसको बोलते हैं बहुब्री समास। द्विगु समास में क्या होता है? जो शब्द होता है उसका शुरुआती जो शब्द होता है, प्रारंभिक शब्द, वो क्या होता है? संख्यावाची होता है। क्या ये संख्यावाची है क्या? नहीं है। तो आपका इसमें क्या है? तत्पुरुष समास है। तो ये होते हैं आज की क्लास के आपके 40 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को जरूर से लाइक कीजिए और लगातार जुड़े रहिए। टोटल हम 3000 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और जो हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं ये आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। और यही क्वेश्चन क्या होते हैं? बार बार रिपीट होते हैं, इनके ऑप्शन